अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि नश्तर कॉलोनी के इलाके में एक डकैती की वारदात होती है। 27 लाख से जायद की डकैती की वारदात है। जिसके साथ डकैती की वारदात होती है वो खुद ही डाकू है। पुलिस ने इस केस को कैसे सॉल्व किया दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। दुकान पर डिलीवरी करके वापस आ रहा था। मैंने इसे फ़ोन किया, मैंने कहा यार इतना कैश है तो मैं फलां जगह पर खड़ा हो जाऊंगा तो तुम मुझसे बैग लेके भाग जाए। तो इन्होंने बैग लेके या मुझसे भाग चले गए थे। 15 पे कॉल हो गई, शबीर भाई आ गए तो यूनुस भाई आ गए। ठीक, ये मुझे ले गए उधर। हमने फिर इस लड़के को इंटेरोगेट किया। ये पहले तो मानता नहीं था, बाद में इसने बताया कि मैंने ये वारदात की है। मेरे साथ मेरा दूसरा कज़न जो राइडर है उसने मिलकर ये सारा मामला किया। ये हैं जी वो दोनों मुलजमान जो डकैती का एक ड्रामा रचा रहे थे और कंपनी के पैसों को लेकर जाने वाला मुलजिम जो है ख़ुद ही अपने साथी के साथ डकैती की एक वारदात का ड्रामा रचाता है। पुलिस ने इन्हें गिरफ़्तार कर लिया है। नश्तर कॉलोनी पुलिस की कार्रवाई है। किस तरह से इन्होंने प्लान बनाया, वजह क्या थी कि मालकान के पैसे जो हैं जो 27 लाख से ज़्यादा की रकम थी वो हड़प करना चाहते थे। हाँ भी, क्या नाम है तुम्हारा? उस्मान नाम है मेरा। क्या काम करते हो? मैं बाजार टेक्नोलॉजी में एज अ राइडर काम करता हूँ। अच्छा, तो पढ़े लिखे हो? जी। कितना पढ़े हो? मैंने मैट्रिक किया हुआ है, 4 डिस्पेंसर कोर्स किया हुआ है। अच्छा, ऊँची बोलो ना। मैट्रिक किया हुआ है। अच्छा, मैट्रिक किया हुआ है। तो रहने वाले कहाँ के हो? कसूर के। कसूर के रहने वाले हो? तो ये कंपनी क्या थी, क्या ड्यूटी थी तुम्हारी यहाँ पे? सेल्समैन था मैं, दुकानों पे सप्लाई देनी। किस चीज़ की सप्लाई? ऑल प्रोडक्ट थे इनके पास। अच्छा, तो फिर पैसे जो थे सेल के वो तुम्हारे पास आते थे? हाँ जी, मेरे पास आते थे, फिर हम वेयर हाउस में जमा करवाते थे। वेयर हाउस में कितने पैसे लेके जाया करते थे? 27 लाख पहली दफ़ा आया था तुम्हारे पास? नहीं, पहले भी मेरे पास कितने काफ़ी अमाउंट। मेरे पास इनका सबसे बड़ा कैश मैं ही लेके गया था। 50 लाख से ऊपर ही कैश था वो। 50 लाख भी? तो तब तुम्हारी नीयत नहीं ख़राब हुई कि 50 लाख ज़्यादा रकम थी? सर, मैं पौने 2 साल से काम कर रहा हूँ, हमने कभी इस तरह का सोचा भी नहीं था। अच्छा, सोचा भी नहीं था? नहीं। अच्छा, तो क्या वजह क्या हुई कि 27 लाख लेके जा रहे थे तो नीयत ख़राब हो गई, प्लान बना लिया? सही बताओ ना जल्दी। सैलरीज नहीं। अच्छा, सैलरी नहीं मिलती थी? जी, सैलरी नहीं मिली थी। कितने महीने की सैलरी नहीं मिली थी? 3 माह की सैलरी नहीं मिली थी मुझे। अच्छा, तो फिर क्या तुमने क्या सोचा कि ये आसान तरीका है सैलरी लेने का? सर, मैंने ना अंदर हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज से उनसे बात की। उनकी काफ़ी देर मेरे पापा ने भी बात वगैरह करते रहे, लेकिन मुझे अंदर वाले बंदे ने कहा जी आपने अपनी सैलरी जैसे निकालनी है आप निकाल लो, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है। फिर मैंने किसने कहा था? ये हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज थे, अफजल साहब। अच्छा, सिक्योरिटी इंचार्ज ने कहा था। ठीक है। फिर तुमने क्या प्लान बनाया? मैंने प्लान बनाया, मैंने कहा कि आज मैं टूर लेके जाऊँगा तो मैंने इसके पैसे मतलब कंपनी में नहीं देने। अच्छा, तो ये तुम्हारा साथी ये भी मुलाजिम था कंपनी का? जी, ये भी मुलाजिम था। अच्छा, इसकी भी तनख्वाह थी? हाँ जी। कितनी? 3 माह की सैलरी इसकी थी। इसकी भी 3 माह की? टोटल तुम दोनों के कितने पैसे बनते थे? 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपया? तो फिर 1.5 लाख रुपये देते इसको तुमने 27 लाख ही दे दिया। फिर इसके साथ प्लान बना, कैसे ड्रामा कैसे किया, ज़रा सारी बात बताओ। सर, प्लान इसने बनाना था, मैं आ रहा था दुकान पर डिलीवरी करके वापस आ रहा था। मैंने इसे फ़ोन किया, मैंने कहा यार इतना कैश है तो मैं फलां जगह पर खड़ा हो जाऊँगा तो तुम मुझसे बैग लेके भाग जाए। ठीक है। तो ये भाई आए तो इन्होंने बैग लेके या मुझसे भाग चले गए थे। ठीक है। 15 पे कॉल हो गई, शबीर भाई आ गए तो यूनुस भाई आ गए। ठीक, ये मुझे ले गए उधर। इन्होंने बिठाया, समझाया प्यार से, बेटा अगर आप ऐसे लगते नहीं हो, अगर आपने बेटा ये काम किया तो आप हमें बता दो। अच्छा। फिर मैंने शबीर साहब को बता दिया था कि सर मैंने ये काम किया। अच्छा। तो इन्होंने फिर कहा चलो हमें पैसे दे दो। ये अच्छा, तो जो 27 लाख आपने इसको दिया, जो डकैती का ड्रामा तुमने किया, वो उसमें से 2.5 लाख या 2 लाख रुपया सिर्फ तुम्हें चाहिए था, तो इतने पैसे क्यों तुमने फिर अपने पास रख लिए और अपने साथी को कसूर फरार करवा दिया? सर, वो बकाया बताओ ना, जल्दी बताओ। सर, कुछ समझ नहीं आई तब क्या करना है क्या नहीं। बाकी पैसों को क्या करना था? तुम तो कह रहे ना मैंने सिर्फ तनख्वाह के पैसे लेने थे और सिक्योरिटी गार्ड ने या सिक्योरिटी इंचार्ज ने तुम्हें कह दिया था कर सर, मैंने अफसर भाई को बता देना कि सर कि मैंने ही कैश लिया है तो ये आप ले जाएँ। शबीर भाई ने टॉर्चर नहीं किया, इन्होंने सिर्फ प्यार से पूछा है। ओ भाई, प्यार से तुमने पूछा। अब तुम ये बताओ कि 27 लाख रुपए की तुमने डकैती की तो तुम्हारी तनख्वाह तो 3 महीने की थी, ज़्यादा पैसे क्यों ले गए थे फिर?
तुम कह रहे हो ना सिक्योरिटी इंचार्ज ने कह दिया था। सर जब मेरा प्लान बना था मेरे पास तब था इतना कैश, अच्छा, अचानक ही प्रोग्राम बना था, मेरे पास कैश ही इतना था। कैश ही इतना था। जी। तो फिर जब इसने डकैती की वारदात की तो तुमने किसको 15 पे कॉल की, पुलिस को बुलाया था? हाँ जी, हमारे अंदर वाले मेरा सीनियर था, उसने 15 पे कॉल की थी। अच्छा, वो भी साथ था तुम्हारे? नहीं। अकेले थे तुम? जी तो उसने 15 पे कॉल की, जी तुमने उसको बताया कि डाकू आए और लूट के चले गए, जी ठीक है, ऐसे किया। जी। फिर उसके बाद ये पैसे लेके वहाँ से चला गया, हाँ जी इसको किसी ने नहीं देखा, तुमने भी नहीं देखा, तुमने कहा जी मुझे नहीं पता, हाँ जी ऐसे ही हुआ? जी। हाँ भी तुम बताओ क्या प्लान बनाया था इसके साथ? प्लान ये बनाया था कि भाई कैश लेके आएगा अच्छा, तो मैं छीन के चला जाऊंगा। अच्छा, तो- तुम्हारे पास वेपन भी था? नहीं, वेपन नहीं था। अच्छा, वेपन नहीं था, वेपन के बगैर ही इसने। जी। अच्छा, 15 पे तुमने कॉल चलाई थी तो ये बताया था कि वेपन भी था उसके पास? नहीं सर, वेपन था ही नहीं। अच्छा, वेपन था नहीं, लेकिन तुमने कहा बस आया और छीन के ले गया। हाँ जी ठीक है, और एक बंदे का ही बताया था? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ भाई? फिर मैं कैश लेके चला गया। अच्छा, तो रात को भाई को लेके आए हैं शबीर साहब। अच्छा, तो तो तुम क्या काम करते थे कंपनी में? मैं भी एज अ राइडर ही था, सेलमैन ही था मैं भी। सेलमैन ही थे। तुम्हारी भी 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही जी। थी? तो कभी मुतालबा नहीं किया था कि पैसे दे दो? मुतालबा तनख्वाह करते दे रहे दो। हैं, वो नहीं कहते थे कि दे देंगे दे देंगे, दे ही नहीं रहे थे। तो फिर घर के हालात देखते फिर ये सीन करना पड़ा। अच्छा, पहले भी कभी जेल में रहे हो? FIR कभी हुई है? कुछ भी नहीं हो। कितना पढ़े हुए हो? मैट्रिक मैट्रिक किया हुआ है? रहने वाले कहाँ के? कसूर के? कसूर। दोनों कसूर के मोहल्लेदार हो? हैं? जी कज़न भी हो? जी। आपस में रिश्तेदार भी हो? हाँ जी। अच्छा जी, शबीर साहब हैं जो आईओ हैं इस केस के, इनसे भी पूछते हैं कि क्या वारदात हुई और किस तरह से इनको ट्रेस किया। शबीर साहब बताएं कि इन दोनों ने तो ड्रामा किया कि डकैती की वारदात होगी, फिर आपने इनको कैसे गिरफ़्तार किया, शक कैसे गुजरा कि जो मुद्दई या जो मजलूम था वही मुलजिम निकल आया? पहले तो सबसे अस्सलाम वालेकुम। मेरी उस दिन 15 थी जी। 15 पे जो ड्यूटी ऑफिसर होता है, जो भी 15 की कॉल होती है, सबसे पहले उसने रिस्पांस करना होता है जी। ठीक है। मैं मौका पे पहुंचा हूं तो CCTV फुटेज मैंने देखी है, तो ये गाड़ी की फ्रंट सीट से नीचे उतरा है ट्रक से, तो ये उतर के पीछे गया है। बस इस चीज़ ने मुझे डाउट कर दिया। तो वहीं पे मेरे इंचार्ज साहब हैं मियाँ यूनुस साहब, वो भी आ गए, और मेरे DSP साहब हैं काना सर्कल अख्तर साहब हैं, वो भी तशरीफ़ ले आए। तो वो दोनों अफसरान ने, सीनियर ने CCTV फुटेज देखी, तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरा जो शक था वो उन्हीं को इत्तफाक किया, तो हम इसको फिर थाने में ले गए, इससे जाके इंटेरोगेशन की है। तो इंटेरोगेशन के दौरान इसने फिर सारी बात जो है ना वो बता दी। फिर हम इंचार्ज साहब की निगरानी में फिर हम इनको साथ लेके, जहाँ इन्होंने बताया था कि वो मेरा कज़न है, वो लेके गया। फिर उसको रात को जाके हमने पकड़ा, फिर उसको पकड़ के फिर उन्होंने पैसे कहीं और जगह छुपाए हुए थे, तो फिर वो जाके इंचार्ज साहब की निगरानी में वो पैसे जो हैं वो बरामद किए। तो अब इनको इंशाल्लाह जेल भिजवाएंगे जी। माह की तनख्वाह इनको मिली नहीं थी, तो भी इसलिए इन्होंने ये किया। तो आपने इनके जो कंपनी के मालकान हैं या इंतज़ामिया हैं उनसे पूछा कि कुछ ऐसा मामला था? जी, मैंने वो बात की है, इनका जो इंचार्ज है यहाँ पे उससे बात हुई है मेरी, उसने मुझे बताया है कि ये तनख्वाहें वगैरह इनकी अकाउंट्स में आती हैं, ये सारी इस तरह आती रहती है। इनका पहले इशू वगैरह था, इस वजह से इनकी तनख्वाहें स्टॉप की हुई थी, वो हमने इनके अकाउंट में भेज दी थी, लेकिन इसने ये ड्रामा इन्होंने किया। अब ये तनख्वाह वाला बात कर रहे हैं, पहले वो बात नहीं थी, तो वो बात क्लियर हो चुकी है, सब की तनख्वाहें उनको मिल चुकी हैं कि कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं है वहाँ पे वो कह रहे हैं किसी ने हमने तनख्वाहें देनी हो, लेकिन लेट ज़रूर हुई हैं। लेकिन इसके अलावा ये नहीं है कि वो कहें कि हमारी उन्होंने हमें तनख्वाहें नहीं दी तो हमने ये किया। ये अब ये वैसे बात बना रहे हैं कि हमने ये बात इस तरह। ठीक है। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि इनमें से जो एक मुलजिम है उसने ये भी बताया कि जब वो अपनी तनख्वाह की सूरत में ऐसे डकैती का ड्रामा करना चाह रहा था कि तनख्वाह अपनी ले लेगा और उसके लिए इन्होंने ड्रामा रचाया, तो एक सिक्योरिटी इंचार्ज इनका जो था वो इनको कहता था कि जी आप जैसा चाहें, आप जैसे चाहें पैसे अपने रिकवर कर लें। तो क्या उसको भी कुछ शामिल तफ्तीश किया जाएगा, कोई इन्वेस्टिगेट उसके हवाले से भी होगी कि उसने इनको शय दी, इनको इजाज़त दी कि आप
इस तरह का कोई ड्रामा करे, बात है ऐसी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ ना अब इस बात को उलझा रहे हैं और ऐसा मामला कोई नहीं है। उस वहाँ पे फैक्ट्री में कोई सिक्योरिटी अफसर वगैरह जो है वो भी नहीं है। इन्होंने अब ये इसलिए कि पहले उसने इनकी जो पहली चोरी पकड़ी थी ना, इसलिए ये कर रहे हैं। उन्होंने असल में पुलिस में कंप्लेन नहीं की, इस वजह से ये सारा मामला अब कर रहे हैं। थाना नश्तर कॉलोनी के हदूद में होने वाली जो डकैती की वारदात हुई, अनोखी वारदात ये इस तरह से है कि जो मुलजिम था वही मजलूम बना हुआ था और मजलूम ही बाद में मुलजिम निकलता है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नश्तर कॉलोनी मियाँ यूनस हैं जी हमारे साथ। इनसे पूछते हैं कि इस तरह की वारदात जो होती है वो ट्रेस करना बड़ी मुश्किल काम होता है पुलिस के लिए, कि जो मुद्दई बनने की कोशिश करे, जो मजलूम बनने की कोशिश करे और वही मुलजिम हो। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आप मियाँ साहब, बड़ी अनोखी वारदात थी, किस तरह से ट्रेस हुआ, किया क्या इन्होंने? 27 लाख की वारदात करके और ड्रामा रचाया। जी ये अस्सलाम वालेकुम। ये हुआ इस तरह के, इन्होंने ये लड़का जो है ये राइडर है बाज़ार टेक्नोलॉजी वालों का। यहाँ पे वेयर हाउस है, यहाँ पे ये ग्रॉसरी का सारा सामान जो है इन्होंने रखा होता है और ये सप्लाई करते हैं मुख्तलिफ स्टोर्स पे, जो जितने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है उन वहाँ पे ये सप्लाई देते हैं। ये यहाँ से जो ये सप्लाई लेके जाते हैं, ये उनका राइडर था और ये लेके उनको सप्लाई करने के लिए गया हुआ था। ठीक है। ये सप्लाई करके आ रहा था। इसके साथ जो है इसका दोस्त था जो वो भी राइडर है, और इन्होंने उसके साथ मिलके इन्होंने पहले प्लानिंग की। इससे पहले भी इन्होंने यहाँ पे थोड़े पैसे वगैरह उनके खुर्द-बुर्द किए थे। कुछ दिन पहले उन्होंने पकड़ लिया, इनके अकाउंट्स ऑफिस वालों ने, इन्होंने उनको वापस कर दिए। अब उन्होंने इनको माफ़ी तलाफ़ी कर दी, इन्होंने रख लिया। इन्होंने बाद में दोनों ने फिर प्लान बनाया कि हम आपस में बैठ के ना इस तरह की जब बड़ी अमाउंट देंगे सप्लाई देने जाएंगे उसका आप जो है ना ड्रामा रचा देंगे। जब ये 27,50,000 रुपये के करीब सामान था जो इन्होंने सप्लाई दे के आए, सप्लाई दे के जब वापस आए इन्होंने ये बाहर उतर गया लड़का। उतर के इसने कहा मुझे वो सामने खोखे वाला कोई लड़का बुला रहा है, इस तरह का मामला किया। ये उधर गया, वो लड़का पीछे से उसने बैग इसने हाथ में पकड़ा, इसे छीन के भाग गया। इसने ये सारा ड्रामा वांगा, चोर वो मुझे ले गया पकड़ के। जब अंदर जाके इसने उन्होंने कहा, हमने 15 की कॉल कर दी, हम सब मौके पे चले गए। हमने फिर इस लड़के को इंटेरोगेट किया। ये पहले तो मानता नहीं था, बाद में इसने बताया कि मैंने ये वारदात की है, मेरे साथ मेरा दूसरा कज़न जो राइडर है उसने मिलकर ये सारा मामला किया। फिर हमने सारा ये इसको ट्रेस किया, फिर उस 10 लड़के को पकड़ के फिर इनसे रकम बरामद की और ये सारा मामला फिर क्लियर हुआ। ये अच्छा मियाँ साहब, ये बताएंगे जो मुलजिम है, आप ये कहते हैं कि इनकी 3 माह की तनख्वाह नहीं थी, 3 माह की तनख्वाह इनको मिली नहीं थी, तो भी इसलिए इन्होंने ये किया। तो आपने इनके जो कंपनी के मालकान हैं या इंतज़ामिया है उनसे पूछा कि कुछ ऐसा मामला था? जी मैंने वो बात की है, इनका जो इंचार्ज है यहाँ पे उससे बात हुई है मेरी। उसने मुझे बताया है कि ये तनख्वाहें वगैरह इनकी अकाउंट्स में आती हैं, ये सारी इस तरह आती रहती है। इनका पहले इशू वगैरह था, इस वजह से इनकी तनख्वाहें स्टॉप की हुई थी, वो हमने इनके अकाउंट में भेज दी थी। लेकिन इसलिए ये ड्रामा इन्होंने किया। अब ये तनख्वाह वाला बात कर रहे हैं, पहले वो बात नहीं थी, वो बात क्लियर हो चुकी है, सब की तनख्वाहें उनको मिल चुकी हैं कि कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं है वहाँ पे वो कह रहे हैं किसी ने हमने तनख्वाहें देनी है। लेकिन लेट ज़रूर हुई हैं, लेकिन इसके अलावा ये नहीं है कि वो कहें कि हमें तनख्वाहें नहीं दी तो हमने ये किया। ये अब ये वैसे बात बना रहे हैं कि हमने ये बात इस तरह। ठीक है। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि इनमें से जो एक मुलजिम है उसने ये भी बताया कि जब वो अपनी तनख्वाह की सूरत में ऐसे डकैती का ड्रामा करना चाह रहा था कि तनख्वाह अपनी ले लेगा और उसके लिए इन्होंने ड्रामा रचाया, तो एक सिक्योरिटी इंचार्ज इनका जो था वो इनको कहता था कि जी आप जैसा चाहें, आप जैसे चाहें पैसे अपने रिकवर कर लें। तो क्या उसको भी कुछ शामिल तफ्तीश किया जाएगा, कोई इन्वेस्टिगेट उसके हवाले से भी होगी कि उसने इनको शय दी, इनको इजाज़त दी कि आप इस तरह का कोई ड्रामा करे, बात है ऐसी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ ना अब इस बात को उलझा रहे हैं और ऐसा मामला कोई नहीं है। वहाँ पे फैक्ट्री में कोई सिक्योरिटी अफसर जो है वो भी नहीं है।
इन्होंने अब ये इसलिए कि पहले उसने इनकी जो पहली चोरी पकड़ी थी ना, इसलिए ये कर रहे हैं। उन्होंने असल में पुलिस में कंप्लेन नहीं की, इस वजह से ये सारा मामला अब कर रहे हैं कि हम इस तरह का मामला करेंगे, ये मामला उलझ जाएगा। ऐसा मामला नहीं है। ठीक है। अच्छा मियाँ साहब, शक किस बात पे गुजरा? बुनियादी कौन सी ऐसी वजह थी जो यकीन में बदल गई कि हुआ क्या कि यही डाकू खुद हैं या यही मुलविस हैं? वो इस तरह हुआ कि जब हमने इसको इंटेरोगेट किया ना, तो ये थोड़ा सा ना अपना घबरा गया और बातें सही नहीं कर रहा था। इस वजह से हमने फिर इसको किया। फिर इसके साथ जो लड़के दूसरे थे, इसका ये जो हेल्पर थे, उनको इंटेरोगेट किया। उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है, ये अकेला ही है, पैसे भी इसके पास ही थे, ये पहले हमसे उतर गया। जबकि उन्होंने वेयर हाउस वालों ने कहा हुआ है कि जब भी आप से आएंगे सप्लाई करके वापस आपने वेयर हाउस के अंदर आके उतरना है, गेट बंद होगा फिर नीचे उतरना है। ये सारा मामला इसलिए हमें शक पड़ गया कि ये ऑलरेडी उनका इंस्ट्रक्शन भी है, तो फिर इन्होंने क्यों ये काम नहीं किया? उनकी SOP भी अमल करता है, क्यों ये बाहर उतरा? ठीक है, तो ये सारी रिकवरी जो है वो हो गई, जो जी, रकम थी, बिल्कुल। और उसमें कोई इन्होंने पैसे खर्च भी नहीं किए, कोई इस्तेमाल भी नहीं किए। और कितने रोज़ में इनको गिरफ्तार कर लिया? डकैती की वारदात जो ड्रामा था, 2-3 दिन में इनको गिरफ्तार कर लिया हमने। रकम सारी जी उनको दे इंशाल्लाह दी गई। रिकवरी हो रही है। ये थे जी मियाँ यूनुस, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नश्तर कॉलोनी, जिन्होंने बताया कि ये अब बिला वजह एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनको 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली थी, जिसकी वजह से इन्होंने ये डकैती करने का ड्रामा रचाया। कोई अकाउंट्स का, कोई दीगर मामलात, इंतज़ामी मामलात थे जिन वजह से इनकी तनख्वाह थोड़ी ताख़ीर से इनको मिली, लेकिन असल में इनका मकसद यही था कि ये डकैती की वारदात करें और तमाम रकम खा जाएँ। डकैती की वारदात होना शहर लाहौर में एक मामूल की बात है, लेकिन एक झूठी डकैती और डकैती का ड्रामा करना ये एक नई बात है। SP माल्टन आफ्ताब फुलरवान है, जिनसे ये पूछते हैं कि डकैती की 27 लाख रुपए की इतनी बड़ी वारदात होती है और जिसके साथ डकैती होती है वही डाकू निकलता है, तफसील क्या है इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। आफ्ताब साहब, डकैती तो होती है, लेकिन जिसके साथ हो वही डाकू हो या डाकुओं का साथी हो, ये बहुत कम सुनने में आता है। ये एक इंटरेस्टिंग केस था रोड रॉबरी का। महमूद खां एक L1 बाज़ार कंपनी है, तो उन्होंने पर्चा दर्ज करवाया कि हमारा एक सेल्समैन था जिसका नाम उस्मान मंजूर है। ठीक है। तो उस्मान मंजूर 27.5 लाख रुपए तनख्वाहों के लेके जा रहा है, तो रास्ते में वो डाकू पड़ा तो उससे पैसे छीन के ले गया। मैंने इंचार्ज को फौरी तौर पे डिप्यूट किया। मैंने कहा जी आप वहाँ पे खुद जाके ये मौका देखें और चेक करें कि 27.5 लाख रुपए ऐसे कैसे वो छीन के ले गया। इंचार्ज ने, और मैंने कहा कि मुझे ये केस में से स्मेल आ रही है, ये केस में कई चीज़ें मिसिंग है, ये मुझे एक्चुअल वारदात नहीं लग रही, लग ऐसे रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो थोड़ी देर बाद इंचार्ज की कॉल आई कि सर आपका शुबा दुरुस्त था। अच्छा। इसकी मैंने इंटेरोगेशन की है, इसने अपने कज़न इब्राहीम के साथ मिलके ये ड्रामा रचाया है, और असल जो वारदात जो की है जिसके साथ वो इब्राहीम ने की है, और इब्राहीम इस वक्त कसूर जा चुका है 27.5 लाख रुपए लेकर। ठीक है। तो मैं इसको साथ लेके वहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है। ये वहाँ पे उसके पीछे गया, ठीक तो है। इब्राहीम साहब को पकड़ लिया गया। ठीक है। रकम भी बरामद होगी, रकम उनसे बरामद हुई 24 लाख। ठीक है। तो 3 लाख रुपए कम था। तो इंचार्ज ने कहा जी 3 लाख कम। मैंने कहा कि पैसे इनके पास नहीं, आप मज़ीद इंटारोगेट करें। मज़ीद इंटारोगेट किया तो उन्होंने कहा कि सर बात ये कि कंपनी हमें तनख्वाह नहीं दे रही थी। तो उसके लिए फिर हमने ये किया कि हमने ये वारदात का ड्रामा रचाया। तो 3 लाख रुपए तो हम अच्छा ये दोनों एम्प्लॉई हैं उस कंपनी के, ठीक है। इब्राहीम भी और उस्मान भी। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमने ये ड्रामा किया कि इस तरह वारदात करके वो 3 लाख रुपए तो हमने अपनी तनख्वाहों का रखा हुआ था, तो 24 लाख रुपए तो अगर आप हमें ना पकड़ते तो हमने कंपनी को वापस कर देना था। अच्छा, ईमानदार डाकू जी बने। ईमानदार डाकू। तो मैंने कहा कि जी इसका मतलब है हमसे जल्दी होगी, हमें फिर आपको लेट पकड़ना चाहिए था। तो बहरहाल वो एक पॉलिसिंग के हवाले से बहुत अच्छा काम किया है, और मैं आपको क्लियरली कह सकता हूँ कि ये एक मुकम्मल उन्होंने प्लान बनाया था। अगर पुलिस फौरी तौर पे इसको ना पकड़ती और ये बारीकी से ना देखती तो इन्होंने सारी रकम खुर्द-बुर्द कर देनी थी, और वो डाकुओं के नाम पे इन्होंने ये वारदात करनी थी। तो इट्स अ गुड पुलिस वर्क बाय इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नश्तर कॉलोनी इंस्पेक्टर यूनुस ने बहुत अच्छी मेहनत करके इस केस को वर्कआउट किया है। अच्छा आफ्ताब साहब, ड्रामा तो किया पुलिस ने अपनी जहानत से, आपके एक्सपीरियंस से, वही मुद्दई बनने का या जिस जो मजलूम बना हुआ था मुलजिम निकल आया,
तो सज़ा किस तरह से होगी? ये जो FIR हुई होगी उसी में ये नामजद हो जाएंगे? ये क्या नामजद हो गए हैं। अच्छा, उसी में ही नामजद हो गए हैं। इनकी पॉइंटेशन पे वो रकम बरामद हो चुकी है। तो ये अगरचे उन्होंने वारदात का ड्रामा किया लेकिन वारदात तो की है। उसी वारदात में ये दोनों चालान होंगे और जो रकम है वो वापस कंपनी की अमानत है, वो कंपनी को वापस मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें बतौर वकील 24-25 साल की वकालत में ये बहुत सारी चीज़ें मेरे मुशाहदे में आई हैं। इसमें दोनों तरफ आर्गूमेंट्स हैं। एक तरफ ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई जुर्म किसी मजबूरी की वजह से कर रहे होते हैं और जब उनको पकड़ा जाता है और उनको सज़ा होती है या उनको जेल का या हवालात का रगड़ा लगता है तो वो सुधर जाते हैं और वो आके बाहर कहते हैं, तौबा कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग जब वो जुर्म करते हैं तो वो अगर पकड़े जाएं या जेल चले जाएं तो वो और ज़्यादा हार्डन क्रिमिनल बन के बाहर आते हैं। ये दोनों तरफ मुशाहदात हैं। लेकिन हमारी अदालती निज़ाम में एक चीज़ बड़ी अच्छी है, वो मैं उसको अप्रिशिएट हमेशा करता हूँ कि जब बेल होती है ना जी, तो मुल्ज़िम की जो जिसकी बेल अंडर कंसिडरेशन होती है उसकी ये चीज़ें ज़रूर देखी जाती हैं कि क्या उसकी कोई क्रिमिनल होने की हिस्ट्री तो नहीं है। अगर नहीं है तो उसको बेल में इसका फ़ायदा होता है, इस बात का उसको फ़ायदा दिया जाता है कि वो क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है उसकी। लेकिन क्रिमिनल हिस्ट्री ना होने का मतलब उसको फ़ायदा तो मिल जाता है। लेकिन अगर हमारा मुआशरा उसको, मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा सा मुआशरे को भी पॉजिटिव रोल प्ले करने की ज़रूरत है, हमारे इदारों को भी पॉजिटिव रोल प्ले करने की ज़रूरत है। हमारे इदारे जब किसी को गिरफ़्तार करते हैं तो बजाय उसको कि उसकी इस्लाह करें, हम उसको जेल में ले जा के हवालात में डाल के ऐसा माहौल दे देते हैं हवालात में कि वो जितनी सख्ती 2-4 दिन 10 दिन हवालात में या महीना 2 महीने जेल में बर्दाश्त करके आता है ना, वो फिर उस चीज़ का आदी बन जाता है। वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं क्या होगा, मैं फिर ऐसे जुर्म करूँगा तो हवालात में चले जाऊँगा, 5-7 दिन बाद फिर जेल चला जाऊँगा। डकैती का ड्रामा रचाने वाले मुल्ज़मान क्या कहते हैं आपने सुना, पुलिस क्या कहती है वो भी आपने सुना। इन्वेस्टिगेशन में तमाम हक़ाइक़ सामने आ गए। इस तरह की वारदात होती क्यों है और इन मुल्ज़मान को क्या सज़ा मिलेगी, देखते हैं इसके बारे में माहिर कानून क्या कहते हैं। ऐसा है कि कानून, जो एक मुल्क का कानून होता है वो सबके लिए बराबर होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि कानून में किसी अमीर, गरीब या मजबूर के लिए कोई भी अगर हम नरमी पैदा कर देंगे तो फिर इसका मतलब है कि कोई भी उस कानून की नाक को अपनी तरफ मोड़ सकता है कि भाई मुझे ये मजबूरी थी इसलिए मैंने जुर्म किया। और अदालतें अगर उसको नरम रवैया उसके साथ इख्तियार करेंगी तो फिर इसका मतलब है कि मुआशरे को हम अनारकी की तरफ ले जाएंगे। मुआशरा हमारा जो है वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी, या फिर हम पाँव पड़ के तरले करके मिन्नतें करके अपनी मजबूरी बता के अपने जुर्म से छुटकारा, जुर्म पे पर्दा डाल सकेंगे। मेरे ख़्याल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी शख्स जो किसी कंपनी में मुलाजमत करता है या किसी फैक्ट्री में मुलाजमत करता है तो वो उसका हक़ है कि उसको तनख्वाह दी जाए, और तनख्वाह लेना उसका हक़ है और कंपनी का फ़र्ज़ है कि उसको तनख्वाह दे। मगर ये कानून उसको इजाज़त हरगिज़ नहीं देता कि वो अगर वो कंपनी से उसको फ़र्ज़ मौल तनख्वाह नहीं मिल रही, किसी वजह से वजूहात बेशुमार हो सकती हैं। जैसे
एक वजह ये भी हो सकती है तनख्वाह ना मिलने की कि उस बंदे का वो अभी परमानेंट नहीं हुआ और उसका एक प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, और प्रोबेशन पीरियड के दरमियान उसको एक एग्रीमेंट में शामिल था कि भाई प्रोबेशन पीरियड में तुम्हें तनख्वाह नहीं दी जाएगी, जब तुम अपना पीरियड कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें फिर प्रोबेशन पीरियड की भी सैलरी दे दी जाएगी। और बाज़ कंपनीज फैक्ट्रीज ऐसा भी होता है कि वो कहती हैं जी पहले अकाउंट खुलवाएं, और अकाउंट में चूँकि आपकी सैलरी ट्रांसफ़र होती है, कंपनियों के असूल होते हैं, उनके रेगुलर मामलात होते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी होती है, वो सैलरी जो है वो कंपनी के मुलाजिम के अकाउंट में जाती है, वो अकाउंट के बगैर सैलरी कैश में नहीं देते। बहुत सारी वजूहत होती हैं सैलरी ना मिलने की, लेकिन उसकी हरगिज़ ये कानून इजाज़त नहीं देता कि वो कोई भी मुलाजिम उठ के तो वो कोई कंपनी के एसेट्स में खुर्द-बुर्द करे, वो कोई ऐसा जुर्म करे, इसकी जस्टिफिकेशन ये दे क्योंकि मुझे सैलरी नहीं मिल रही थी इसलिए मैंने ये जुर्म किया। कानून इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। लेकिन फ़िलहाल हमारे कानून में ऐसी कोई नरमी नहीं है कि जिसने पहली दफ़ा जुर्म किया उसको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन मैं यहाँ बाहर की मिसाल दूँगा, यानी ये स्मॉल एक क्राइम्स होते हैं और एक बिग क्राइम्स होते हैं जो पूरे मुआशरे पे असर करते हैं। मेरे ख़्याल में बाहर के मुल्कों में भी ऐसा है कि जब हम बाहर के मुल्कों के कानून की तरफ देखते हैं तो वहाँ जो स्मॉल क्राइम्स हैं उसमें वार्निंग होती है, उसमें वार्निंग का पहलू है, यहाँ भी होनी चाहिए। लेकिन जुर्म की नौयत को देखते हुए देखें, अगर कोई शख्स कंपनी से सैलरी ना मिलने की वजह से वो कंपनी के एसेट्स पे खुद ही डकैती करवा देता है किसी के साथ मिल के, तो ये इतना संगीन जुर्म है कि इसके लिए वार्निंग, मेरे ख्याल में इसलिए कि वार्निंग नहीं है बल्कि सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अगर वो शख्स इस कदर मजबूर है कि वो भाई उससे पता चले कि अगर ये काम ना करता तो शायद इसके घर में कोई फाके आ जाते, डेथ हो जाती है, लेकिन मेरा ख्याल में ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखें, सैलरी नहीं मिलती ना किसी शख्स को, उसके लिए हमारे पास बड़े इदारे हैं, वेज कमीशन मौजूद है। आप आज जाएं वेज कमीशन के पास, आप दरख्वास्त दें, कल के लिए एक दिन के लिए नोटिस कर देता है वेज कमीशन। क्योंकि वेज कमीशन जो ऑफ पाकिस्तान जो है वहाँ पर इदारों में बड़े ज़िम्मेदार अफसर बैठे हुए हैं और वो ये समझते हैं कि जो मुलाजिम आदमी है, जो घर में, जिसके घर में बेचारा मुलाजमत कर रहा है, जिसके घर में आटा दाल चीनी डेली की ज़रूरियात हैं, वो लंबी डेटें नहीं डालते। देखें, अगर किसी को सैलरी नहीं मिल रही और किसी वजह से उसकी सैलरी रुकी नहीं हुई और मालिक उसको सैलरी नहीं दे रहा, तो वो एक दिन में वेज कमीशन जाके अगले दिन के लिए अपने फैक्ट्री या कंपनी के मालिक को नोटिस करवा सकता है और वो बुला लेते हैं। अगर वो ना दें तो वो बाकायदा उसको जनाब व्हाट्सएप नोटिस करते हैं, बाकायदा उसको ईमेल करते हैं, बाकायदा रजिस्टर्ड नोटिस TCS नोटिस करते हैं। ना करें तो उनके पास मालिक के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का इख्तियार भी है वेज कमीशन के बाद। और ये सारे मुलाजमीन को पता होता है, जब वो मुलाजमत शुरू करते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। मेरे ख़्याल में कि नरमी इस तरह की नहीं होनी चाहिए कानून में। देखें, नरमी इस तरह की होनी चाहिए कि वार्निंग दें, किसी का मुस्तकबिल ख़राब ना हो। अगर आप वाकई समझते हैं कि ये बंदा जो है इसने ये काम किया इस वजह से किया कि इसके घर में फाके थे, ये चीज़ साबित हो जाती है, तो थोड़ी सी नरमी इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन जुर्म की नौयत को देखते हुए, जुर्म की नौयत को देखे बगैर नरमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी मुआशरा जो है ना, वो सज़ा और जज़ा के तसव्वुर के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें बतौर वकील 24-25 साल की वकालत में ये बहुत सारी चीज़ें मेरे मुशाहदे में आई हैं। इसमें दोनों तरफ आर्गूमेंट्स हैं। एक तरफ ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई जुर्म किसी मजबूरी की वजह से कर रहे होते हैं, और जब उनको पकड़ा जाता है और उनको सज़ा होती है या उनको जेल का या हवालात का रगड़ा लगता है तो वो सुधर जाते हैं और वो आके बाहर कहते हैं, तौबा कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग जब वो जुर्म करते हैं तो वो अगर पकड़े जाएं या जेल चले जाएं तो वो और ज़्यादा हार्डन्ड क्रिमिनल बन के बाहर आते हैं। ये दोनों तरफ मुशाहदात हैं। लेकिन हमारी अदालती निज़ाम में एक चीज़ बड़ी अच्छी है, वो मैं उसको अप्रिशिएट हमेशा करता हूँ कि जब बेल होती है ना जी, तो मुल्ज़िम की जिसकी बेल अंडर कंसिडरेशन होती है उसकी ये चीज़ें ज़रूर देखी जाती हैं कि क्या उसकी कोई क्रिमिनल होने की हिस्ट्री तो नहीं है। अगर नहीं है तो उसको बेल में इसका फ़ायदा होता है, इस बात का उसको फ़ायदा दिया जाता है कि वो क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है उसकी। लेकिन क्रिमिनल हिस्ट्री ना होने का मतलब उसको फ़ायदा तो मिल जाता है। लेकिन अगर हमारा मुआशरा उसको, मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा सा मुआशरे को भी पॉजिटिव रोल प्ले करने की ज़रूरत है, हमारे इदारों को भी पॉजिटिव रोल प्ले करने की ज़रूरत है।
हमारे इदारे जब किसी को गिरफ़्तार करते हैं तो बजाय उसको कि उसकी इस्लाह करें, हम उसको जेल में ले जा के हवालात में डाल के ऐसा माहौल दे देते हैं हवालात में कि वो जितनी सख्ती 2-4 दिन 10 दिन हवालात में या महीना 2 महीने जेल में बर्दाश्त करके आता है ना, वो फिर उस चीज़ का आदी बन जाता है। वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं क्या होगा, मैं फिर ऐसे जुर्म करूँगा तो हवालात में चले जाऊँगा, 5-7 दिन बाद फिर जेल चला जाऊँगा, 2 महीने जेल में गुजार के आऊँगा। उसके लिए उसकी इस्लाह का पहलू हमारे कानून में नहीं है। ये बड़ी, मैं समझता हूँ हमारे कानून में इस बात की कमी है, हमारे इदारों में। ये इसके लिए एक स्पेशल कमीशन होना चाहिए, पुलिस कमीशन। पुलिस के अंदर ही एक ऐसा कमीशन होना चाहिए कि जिन लोगों को पकड़ा जाता है ना, उनकी हवालात के अंदर भी ब्रेन वॉशिंग हो, उनसे पूछा जाए कि आपने ये जुर्म क्यों किया। हमारे जो माजरत के साथ जो हमारे आईओज़ होते हैं, वो तो बंदे को पकड़ते हैं, अंदर लेके जाते हैं और वो रोटी भी उसको पैसे लेके अंदर जाने देते हैं जनाब। उसकी अगर फैमिली रोटी खाना लेके आ जाए तो वो भी पैसे लेके उसको अंदर रोटी देते हैं और फिर दिन रात उसको गालियाँ निकालते हैं, क्योंकि जितनी उस पर सख्ती होगी उतने उसके वारिस पैसे देंगे। तो इस तरह का माहौल है कि हम अपने मुआशरे की इस्लाह की तरफ नहीं जा रहे, जिस वजह से अगर हमारे कोई लोग ऐसी इस वजह से जुर्म करते हैं जो किसी मजबूरी की वजह से है, तो वो लोग फिर हार्डन क्रिमिनल बनने की तरह चांसेस ज़्यादा होते हैं बजाय इसके कि उनकी इस्लाह हो जाए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही ऐसे एक इदारा होना चाहिए, सब्सिडियरी समझ लें, एक झैली इदारा होना चाहिए, जो हम जब कोई जुर्म करके जेल में आता है तो उसकी पूरी फ़ाइल उस इदारे के पास चली जाए। उस इदारे में ज़िम्मेदार पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग बैठे हों, जिनका उस मुजरिम के साथ इस तरह का आमना सामना ना हो जो एक आईओ का होता है, जो एक एसएचओ का होता है, जो एक पुलिस ऑफिसर का वर्दी में पुलिस ऑफिसर का होता है, वो बल्कि सिविल कपड़ों में उससे जाके मिलें उस बंदे को। या ये काम हम एनजीओज़ के ज़रिए भी कर सकते हैं, एनजीओज़ भी इसमें अपना रोल प्ले कर सकती हैं कि हम उस बंदे से, उस मुजरिम से जाके जेल में मिलें, उससे पूछें कि क्यों तुमने ये जुर्म किया, क्या हालात वाक़यात थे, और फिर हम उस पर कोई कानून साजी भी करवाएं। इस स्टडी की रोशनी में हम बाकायदा एक कानून साजी करवाएं जिसमें हम कोशिश करें कि हमारे इदारे, ख़ास तौर पर जो हमारा पुलिस का इदारा है, वो दुरुस्त हो जाए, वो अपना काम सही तरीके से करे और वो हार्ड एंड क्रिमिनल ना बल्कि प्रोड्यूस करे, वो अच्छे लोग, अच्छे शहरी लोगों की इस्लाह की तरफ आए। ना कि आप देखें ना माहौल क्या हो गया है कि एक शख्स जो बेचारा मोटरसाइकिल पे जाते हुए उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो एक तो ज़ख्मी होता है, ऊपर वाले पुलिस वाले उठा के उसको हॉस्पिटल जाने की बजाय सीधा पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वहाँ जाकर कि तू बंदे नू मार देता, तू इंज करता। यार पहले उसको हॉस्पिटल तो लेके जाओ, वो ज़ख्मी, एक्सीडेंट हो गया, उसने कोई जानबूझ के नहीं किया। तो इस तरह के लोग, मतलब लोग जो है ना, पुलिस वालों को अपना दोस्त समझना शुरू करेंगे तो लोगों की इस्लाह होगी। अगर पुलिस वाले इस तरह का बिहेवियर, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग अगर इस तरह का हार्ड एंड बड़ा सख्त किस्म का बिहेवियर रखेंगे तो लोगों की इस्लाह कभी भी नहीं हो सकती। और मुआशरे हमेशा इस्लाह से सुधरते हैं, सज़ा से कभी नहीं सुधरते। हमारे मुल्क में कानून में इतनी पेचीदगियाँ और इतने लूप होल्स हैं कि हम चाहें तो मुजरिम को बेगुनाह साबित कर देते हैं और चाहें तो बेगुनाह को मुजरिम साबित कर देते हैं। बस ये इतना डिफेक्टिव निज़ाम इंसाफ है हमारा, इतना डिफेक्टिव हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है कि दुनिया की बेहतरीन जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं इन्वेस्टिगेशन के तरीके, हम उनको इस्तेमाल नहीं करते। मतलब एक मिसाल के तौर पर मैं एक आपसे वाक़या शेयर करता हूँ कि एक पुलिस स्टेशन में ही डीएसपी साहब के कमरे में मैं किसी और केस में, उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं बैठा हुआ था, तो वहाँ एक बीबी आ गई, उसने कहा जी मेरे घर में मेरी मुलाजमा ने चोरी की है। तो मुलाजमा ने चोरी का केस था, तो पूछा डीएसपी साहब ने अपने आईओ से, एएसआई साहब से कि जनाब आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है? कहता जी हाँ की है। कहता क्या इन्वेस्टिगेशन की है? कहता जी लड़का बेगुनाह है। उसने कहा जी आप बताएं तो सही कि किस तरह आपने ये साबित किया कि लड़का बेगुनाह है? उसने कहा जी वो उसने चोरी की है जनाब, उसने चोरी नहीं की है, ये झूठ बोल रही है मालकन। उसने कहा यार तुम मुझे बताओ तुमने कैसे किया। उस एएसआई के पास कोई जवाब नहीं था। डीएसपी साहब को बताना पड़ा
कि यार ये औरत कह रही है कि इसने चोरी करने से पहले फ़लाँ बंदे को फ़ोन किया था, तुमने उनकी फ़ोन टेप किए, उनका रिकॉर्ड निकला है, CDR ने कॉल रिकॉर्ड निकलवाया ताकि चेक करो कि वाकई ये बंदा उसके घर गया था, ये लड़का जो है इसने उसको बुलाया था अपने घर, उनकी लोकेशन ट्रेस की है कि वो बंदा इस औरत के घर आया था, लड़का इस लड़के के फ़ोन करने पे है, क्या तुमने कोई? उसने कहा जी ऐसा कुछ नहीं किया। फिर कि उसने कहा तुम्हें इल्हाम हो गया है अल्लाह की तरफ से कि ये वाकई बेगुनाह है, इसने कुछ नहीं किया हुआ, तो कोई खुदा के लिए को जाके इन्वेस्टिगेशन करो, सही करो। हमारे इदारे, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज काम नहीं कर रही अपना, वो बस मैं फिर वही बात मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव है, इसको बहुत ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत है ताकि बेगुनाह को गुनाहगार ना किया जा सके और किसी गुनाहगार को बेगुनाह करके उसको रियायत ना दी जा सके। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि डकैती की वारदात करने वाले एक कंपनी के मुलाजिम किस तरह से ड्रामा रचाते हैं, गिरफ्तार भी हो जाते हैं और तमाम रकम बरामद भी करवा देते हैं। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।